तो भारत सरकार जो है इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही। किस तरह के प्रभाव जो है इकोनॉमी पर इसको लेकर पड़ सकते हैं, इसके अलावा किस तरह के जो इम्पैक्ट हैं आम पब्लिक पर देखने को मिल सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करेंगे। डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत सरकार जो है इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही। टोटल सरकार को लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास का लोन इस साल लेना है, जिसके अंदर 8 लाख करोड़ जो है सरकार पहले 6 महीनों में ही लेने जा रही है। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि सरकार ने लोन जो है इतना ज्यादा क्यों लिया है, किस तरह के प्रभाव जो है इकोनॉमी पर इसको लेकर पड़ सकते हैं, इसके अलावा किस तरह के जो इम्पैक्ट हैं आम पब्लिक पर देखने को मिल सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग जानते होंगे कि हर देश के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको राजकोषीय घाटे के तौर पर हम लोग जानते हैं। फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर सरकार की इनकम से ज्यादा सरकार का खर्च हो रहा है तो सरकार को उस खर्च को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है। ये सेम वैसा ही है जैसे आपके घर में मान लीजिए आपके घर की जो इनकम है वो कम है और आपके घर का खर्च ज्यादा है, तो इनकम से जितना ज्यादा आपका खर्च होगा तो एडिशनल अमाउंट को पूरा करने के लिए आप लोगों को लोन लेना पड़ेगा। इसी तरह सरकारें जो हैं वो समय समय पर लोन लेती रहती हैं। हमारी वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जब 2025 का बजट संसद में पेश किया था तब उन्होंने कहा था कि इस साल जो सरकार है वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का लोन लेने वाली है। अब अनाउंस हो गया है कि ये जो इसका जो पहले 6 महीने में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक सरकार जो है 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार से लोन लेने वाली है। इसके अंदर अगर हम देखें तो लगभग 26% से ज्यादा के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू किया जाएगा और इसी के अंदर 10,000 के आसपास 10,000 करोड़ के आसपास जो है अगर आप देखोगे तो सॉवरेन गोल्ड ग्रीन बॉन्ड भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल जो है पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से किया जाएगा। अब कुछ टर्म्स आप लोगों को दिक्कत कर रही होंगी कि सिक्योरिटीज क्या होती हैं, बॉन्ड क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें और सिक्योरिटीज की बात करें तो ये दोनों होते तो दस्तावेज है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अंतर होता है। तो आप सरकार को पैसा देते हैं और सरकार एक ब्याज दर उस पर तय कर देती है। अगर आपने सरकार के कुछ बॉन्ड खरीदे हैं तो लगभग 8% 10% के अकॉर्डिंग जो है सरकार आपको उस पर ब्याज देगी। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि आप सरकार को लोन देते हैं और सरकार आपको मैच्योरिटी पीरियड पर मूलधन के साथ साथ ब्याज भी प्रदान करती है। अब मैंने आपको एक टर्म कहा था बॉन्ड और उसके साथ दूसरा टर्म था सिक्योरिटीज। बॉन्ड के अंदर कंप्लीटली लोन इन्वॉल्व होता है, लेकिन सिक्योरिटीज के अंदर स्टॉक भी हो सकते हैं, जैसे शेयर वगैरह आप जारी करते हैं, या फिर उसमें बॉन्ड भी हो सकता है, उसमें डिबेंचर भी जारी किया जा सकता है। एक अलग टर्म आप लोगों के सामने आ गई होगी, एक है बॉन्ड और डिबेंचर। इन दोनों के बीच में किस तरह का अंतर देखने को मिलता है। बॉन्ड सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं और जो डिबेंचर है वो कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। मतलब अगर सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार की तरफ से बॉन्ड जारी किए जाएंगे, अगर कंपनियों को, प्राइवेट कंपनीज को भी पैसा चाहिए तो वो उनकी तरफ से जो है वैसा ही दस्तावेज जारी किया जाएगा ताकि लोग जो है उसको खरीद सकें और कंपनी को पैसा दे सके। कंपनी भी उसको ब्याज प्रदान करती है, उसको डिबेंचर कहा जाता है। डिफरेंस इसके अंदर ये भी है कि अगर बॉन्ड के ऊपर आप देखेंगे, क्योंकि सरकार जारी करती है तो सरकार के पैसे को लेकर भागने की संभावनाएं कम होती हैं। इसका मतलब आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, सरकार को लोन देते हैं या सरकार की सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं तो सरकार के गिरने का जोखिम बहुत कम होता है, इसलिए सरकार ब्याज दर कम रखती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिबेंचर की, क्योंकि वो कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है इसलिए वहां पर जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है और वहां पर उनको ज्यादा ब्याज दर प्रदान करनी पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने जाना। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार ये जो लोन जारी कर रही है या इतना ज्यादा लोन ले रही है, ये किस तरीके से हमारी इकोनॉमी पर इंपैक्ट डाल सकता है। सबसे पहली चीज तो हमको ये समझना होगा कि लोन, जैसे आप घरों में भी देखते हैं कि एक सीमा से ज्यादा अगर हमारा ऋण बढ़ता है, लोन बढ़ता है, तो वो एक घर के लिए या एक परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। सेम वैसी सिचुएशन जो है देश के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर कोई देश ज्यादा लोन लेता है
तो आने वाले समय में हो सकता है उस देश के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं या वो देश एक समय दिवालियापन के कगार पर पहुंच सकता है। लेकिन आज के समय में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने लोन ना लिया हो। लगभग सभी देशों को लोन लेना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी अमाउंट किस लेवल की रहती है। अब सरकारें लोन लेती क्यों है? अभी जो सरकार आपको पता है लोन ले रही है वो राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए लोन ले रही है। जैसे मैं आपको नॉर्मली बात बताऊं कि सरकार का खर्च जो है वो ज्यादा हो रहा है। अब सरकार के खर्च क्यों बढ़ते हैं? अब इसके कई कारण हो सकते हैं। सरकार अवसंरचना पर खर्च कर रही हो, सरकार बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लॉन्च कर रही हो, सरकार रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ परियोजनाओं को लॉन्च कर रही हो, है ना। तो इस तरह के सरकार के काम हो सकते हैं या राजस्व घाटा सरकार का बढ़ सकता है। इसके चलते भी सरकार की जो है खर्चे जो है ज्यादा हो सकते हैं। इन सबको पूरा करने के लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है। अब जैसे अगर सरकार 8 लाख करोड़ रुपए का लोन ले रही है, इससे बाजार में किस तरह का प्रभाव हो सकता है, इस चीज को भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। बाजार के अंदर ये चीजें होंगी क्योंकि सरकार अब आपको पता है कि बहुत सारी सिक्योरिटीज को जारी करेगी, है ना। सरकार की तरफ से सिक्योरिटीज जारी करता है आरबीआई और आम पब्लिक उसको खरीदती है, बैंक खरीदते हैं, है ना। इस तरह के लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही सरकार इतने सारे राशि की सिक्योरिटीज जारी करेगी तो होगा क्या, मार्केट में जो ब्याज दरें उनके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और प्राइवेट कंपनीज को और ज्यादा ब्याज दर जो है डिबेंचर के तौर पर देखने को मिल सकती है। मतलब ज्यादा ब्याज दर बढ़ सकती है। उनके लिए लोन लेना थोड़ा सा महंगा हो सकता है। और जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर ब्याज दर ज्यादा होती है या लोन लेना महंगा होता है तो उसका प्रभाव, सीधा प्रभाव इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ता है, उसका प्रभाव रोजगार पर भी पड़ता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर मान लीजिए किसी को कंपनी स्टैब्लिश करनी है और उसको मार्केट से लोन लेना है और मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर इंटरेस्ट जो रेट है वो काफी ज्यादा है, तो उसके लिए तो लोन लेना काफी महंगा हो जाएगा। और लोन लेना महंगा होगा तो वो इन्वेस्ट करने के लिए कतराएगा। अभी वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा और अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो नई जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, है ना। तो अवसंरचना के पॉइंट ऑफ व्यू से या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये चीज काफी नकारात्मक हो जाती है। हालांकि ब्याज दरों में किस लेवल की बढ़ोतरी होगी और आरबीआई किस तरीके से उसको डील करेगा, ये आने वाले टाइम में ही डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें सरकार की चीजों को लेकर, अब सरकार इतना सारा लोन ले रही है ना, तो सरकार उस लोन का भी तो इस्तेमाल करेगी। तो सरकार क्या नई परियोजनाएं शायद लॉन्च कर सकती है, अवसंरचना पर सरकार ज्यादा खर्च कर सकती है। इसके चलते भी सरकार जो है नए रोजगार को क्रिएट कर सकती है। इसको सरकार का राजकोषीय खर्च भी कहते हैं। ये सरकार की राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है। जो सरकार बजट के माध्यम से जिस नीति को जारी करती है उसको हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। और आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है या जो ब्याज दरों के अंदर जो है वो कम या ज्यादा किया जाता है, उसको मौद्रिक नीति के तौर पर हम लोग जानते हैं। अब जो सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए के लोन की बात कही है, उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का आरबीआई की तरफ से इस साल मतलब 2025-26 के लिए वेज एंड मींस एडवांसेस की सीमा को भी रखा गया है। अब वेज एंड मींस एडवांसेस क्या होते हैं, जिसको WMA बोलते हैं शॉर्ट में, ये भी अगर केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, अगर उसके राजस्व घाटे में किसी तरह का कोई अंतर है, मतलब खर्च ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो पर अस्थायी बेमेल है ना, मतलब मैच नहीं कर रहा है खर्च और जो आपका रेवेन्यू है, उसको पूरा करने के लिए केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो 3 महीने के लिए आरबीआई से लोन ले सकती है। तो ये भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का रखा गया है। तो सरकार अगर ज्यादा लोन लेती है तो आने वाले टाइम में ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको एक फैक्ट और देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार का अगर ज्यादा लोन देखें तो जैसे अगर हम लोग 2024 की बात करें, दिसंबर 2024 की, तो लगभग सरकार का जो लोन है वो 203 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर 90% के आसपास लोन सरकार ने आंतरिक रूप से लिया हुआ है और 10% का लोन सरकार ने बाहरी तौर पर लिया हुआ है। हालांकि हमारा जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स है या लोन है वो कम है, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले टाइम को सरकार को और प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे फिस्कल डेफिसिट को सरकार कम करे ताकि ज्यादा लोन लेने की जरूरत सरकार को ना पड़े। पूरे मैटर को हम लोगों ने गहराई से जानने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को यूपीएससी को लेकर बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो डिलाइट आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जो है वो 11 तारीख से 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर एनसीईआरटी और प्लस एडवांस लेवल की क्लासेस पैरेलल आप लोगों की करवाई जाएंगी। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों लेवल की तैयारी जो है फाउंडेशन बैच में करवा दी जाएगी। आंसर राइटिंग पर बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। अगर आप लोग किसी तरह की इंक्वायरी आपके दिमाग में हो या कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।